बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने डिस्कस करना है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर को। मतलब कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में कोई भी प्रॉब्लम जो आता है वो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कहलाता है। अच्छा, रेस्पिरेटरी सिस्टम को इफ़ेक्ट कौन करता है? बहुत सारी चीज़ें हैं जो रेस्पिरेटरी सिस्टम को इफ़ेक्ट कर रही है। रेस्पिरेटरी सिस्टम की इफ़ेक्ट होने का क्या मतलब है कि ह्यूमन बॉडी की रेस्पिरेशन में मुदाखलत होगी, इंटरफेरेंस होगी। रेस्पिरेशन का मकसद क्या था? रेस्पिरेशन हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करती है। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का काम है कि इसने ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर से सेल तक पहुंचाना है, और फिर सेलुलर रेस्पिरेशन का काम है कि उस ऑक्सीजन को इस्तेमाल करके फूड को तोड़ के सेल को एनर्जी देनी है, बॉडी को एनर्जी देनी है। क्लियर? तो खुदा न खास्ता अगर रेस्पिरेशन का प्रोसेस किसी भी ऑर्गेनिज्म में इंटरफियर हो जाए, रुक जाए, स्टॉप हो जाए, डिस्टर्ब हो जाए, तो उसकी डेथ पॉसिबल है। इस वजह से बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। अच्छा, ये जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है ये बाद दफ़ा हल्के दर्जे के होते हैं, माइल्ड, और सेल्फ लिमिटिंग कंडीशन, और बाद दफ़ा खुद ही ठीक हो जाते हैं। सेल्फ लिमिटिंग कंडीशन ऐसी कंडीशन, ऐसी बीमारी को कहा जाता है जो 1, 2 या 3, 4 दिन बाद खुद ही बेहतर होना शुरू हो जाए। जैसे कॉमन कोल्ड, ये जो हम नज़ला ज़ुकाम होता है तो अक्सर देखा होगा 1-2 दिन बाद ये खुद ही ठीक हो जाता है। हाँ, कोई अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो तो फिर थोड़ा सा लेट होता है। और बाद दफ़ा ख़तरनाक किस्म की बीमारियाँ जैसे नमूनिया और COPD, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, बहरहाल इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। अब रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम की किस जगह प्रॉब्लम आया है, क्योंकि रेस्पिरेटरी जो ट्रैक है वो 2 कैटेगरी में डिवाइड है, अपर एंड लोअर। तो अगर हम बात करें अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक की, तो यहाँ 2 बीमारियाँ आपके बुक में डिस्कस की गई हैं। पहली बीमारी का नाम है साइनोसाइटिस। ये जो वर्ड है ना साइनोसिस, ये किसी छोटी सी कैविटी के लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं, किसी खला के लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे चेहरे में ख़ास तौर पे ये जो नेज़ल कैविटी है, इसके सराउंडिंग में आँख के इर्द गिर्द, दूसरी आँख के इर्द गिर्द कुछ छोटे छोटे खाने से हैं। उन छोटे खानों की अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए, क्योंकि जिसके साथ भी आइटिस का वर्ड लगा हो ना, तो इससे मुराद इन्फ्लेमेशन होती है। क्लियर? साइनोसाइटिस, तो इन्फ्लेमेशन ऑफ साइनोसिस को कहा जाता है। इन्फ्लेमेशन में वो जगह सूजना शुरू हो जाती है, उसमें पेन होना शुरू हो जाता है, जो कुछ आप कह सकते हैं पस लाइक मटेरियल भी बाज़ दफ़ा जमा होना शुरू हो जाता है। तो साइनोसाइटिस में क्या होता है? इन्फ्लेमेशन ऑफ लाइनिंग ऑफ साइनोसिस। तो ये जो साइनोसिस की जो दीवारें हैं, लाइनिंग्स हैं, उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है। साइनोसिस क्या है? एयर फिल्ड स्पेसिस। हमारा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में साइनोसिस क्या है? एयर फिल्ड स्पेसिस है सराउंड द नेजल कैविटी। हमारी नेजल कैविटी के इर्द गिर्द कुछ खाने हैं जिसमें थोड़ी थोड़ी हवा भरी रहती है, और ये 4 पेयर है। 4 पेयर से मुराद ये है कि दोनों आंखों के इर्द गिर्द, अबव, बिलो, बिटवीन, बिहाइंड द आइज। ठीक है? अबव द आई, बिलो द आई, बिटवीन द आइज एंड बिहाइंड। तो एक तरफ अगर 4 हैं तो दूसरी तरफ भी 4, तो ये 4 पेयर बन जाएंगे, या इनको 8 भी आप कह सकते हैं। अच्छा, अगर किसी को साइनोसाइटिस हो तो वो किस दर्जे की होगी, उसकी शिद्दत कितनी होगी? सिविरिटी, शिद्दत को कहा जाता है। एक्यूट किसी ऐसी कंडीशन को कहा जाता है जिसमें जो अटैक है वो शदीद हो लेकिन उसका ड्यूरेशन कम हो। अटैक शदीद हो लेकिन ड्यूरेशन कम हो। जैसे किसी को 2-3 दिन के लिए कोई शदीद किस्म की बीमारी हुई तो वो एक्यूट अटैक होगा। ठीक है? तो यहाँ भी आप 7 से 10 दिन तक रहती है साइनोसाइटिस। क्रोनिक वो कंडीशन है जो कई हफ्तों चले, कई महीने चले, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं क्रोनिक कंडीशन। तो एक्यूट लास्ट फॉर 7 to 10 डेज, और जो क्रोनिक है यानी जो थोड़े अरसे के लिए चले, जिसका अटैक शदीद हो, अरसा थोड़ा हो। क्रोनिक में बाज़ दफ़े ये होता है कि आहिस्ता आहिस्ता वो आगे बढ़ती है और रहती काफ़ी देर तक है। जैसे इस कंडीशन में 12 हफ्तों से भी ज़्यादा, यानी तकरीबन ऑलमोस्ट 3 महीनों से भी ज़्यादा ये कंडीशन हो सकती है। यानी एक्यूट ये अपने मरीज़ को ज़्यादा अरसा तंग नहीं करती। इसमें 2 पॉसिबिलिटी है, या तो मर्ज़ ख़त्म हो जाता है या मरीज़ ख़त्म हो जाता है। ये लंबे अरसे तक मरीज़ को तंग नहीं करती एक्यूट कंडीशन। अच्छा, काजेज़ साइनोसाइटिस के ज़्यादातर जो काजेज़ हैं वो वायरल हैं, इस वजह से ये आमतौर पे बाद दफ़ा ख़ुद भी ठीक हो जाती है। सम केसेस आर बैक्टीरियल केसेस में चूँकि इन्फेक्शन थोड़ा ज़्यादा होता है तो इस वजह से ये थोड़ा लंबे अरसे तक चल सकती है। हाँ, फंगल भी हो सकता है लेकिन रेयर केस है, बहुत कम। सबसे ज़्यादा वायरल, उसके बाद बैक्टीरियल, उसके बाद फंगल। अगर किसी को साइनोसाइटिस हो तो हमें नज़र क्या आएगा? बुखार हो जाएगा, प्लग नोज, नाक बंद रहेगी, और नाक से पस लाइक डिस्चार्ज, पीप की तरह का एक मटेरियल नाक से बहना शुरू करेगा,
और जो उसके सूंघने की हिस्स है वो ख़त्म हो जाएगी, फेशियल पेन, चेहरे पे दर्द रहेगा और ऐसे लगेगा जैसे फ्लेजम कहते हैं बलगम को, जैसे ऐसे लगेगा जैसे जो बलगम है वो नाक से निकल के थ्रॉट में गिर रहा है। महसूस ऐसे होगा हर वक्त कि जो बलगम है वो नाक से निकल के किस में गिर रहा है, थ्रॉट में गिर रहा है, हलक में गिर रहा है। और हेडेक, सर में दर्द रहेगा और ये दर्द उस वक्त एग्रवेट कर जाएगा, बढ़ जाएगा जब बेंडिंग ओवर, जब झुकते हैं, जैसे हम रुकू करते हैं, सजदा करते हैं, तो रुकू करने से, सजदा करने से आमतौर पे ये जो दर्द की शिद्दत है इसमें एग्रीवेशन हो जाएगी, इजाफा हो जाएगा। अगर खुदा ना खास्ता किसी को ये बीमारी है वायरल, तो ये एंटीबायोटिक के बगैर ठीक हो जाती है, रिजॉल्व विदाउट एंटीबायोटिक, क्लियर। लेकिन अगर बैक्टीरियल है फिर हम इनको एंटीबायोटिक देते हैं, या सल्फर ड्रग्स, ये भी बाज़ दफ़ा एंटीबायोटिक की ही टाइप होती है जिन्होंने बैक्टीरिया को किल करनी होती है, एंटीबायोटिक्स। तो डॉक्टर यूजुअली एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करता है अगर साइनोसाइटिस बैक्टीरियल हो, क्लियर। अच्छा, नेबुलाइजेशन क्या होती है? आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ बाज़ दफ़ा ना सांस के ज़रिए से मेडिसिन को भेजा जा रहा होता है, एक लिक्विड है उसको एक मशीन में डालते हैं, वो मशीन क्या करती है, उसकी मिस्ट बनाती है, उसकी भाप सी बनाती है। अब वो जो भाप है, वो जो गैस है, वो फिर सांस के ज़रिए से उस दवाई की इन्हेलेशन की जाती है, इसको हम कहते हैं नेबुलाइजेशन, ठीक है। आमतौर पे वो मास्क लगाया जाता है, उसके ज़रिए से फिर इनहेल की जाती है वो दवाई। उसमें यह होता है कि जो हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें मेडिसिन अपनी जगह पे जल्दी पहुंच जाती है। तो नेबुलाइजेशन आमतौर पे, वैसे तो बहुत सारी मेडिसिन हैं जो नेबुलाइजेशन में इस्तेमाल होती है, लेकिन यहाँ आमतौर पे जो नमक वाला पानी है जिसको सैलाइन वाटर है, उसकी नेबुलाइजेशन रिकमेंड की जाती है कि वो बार बार, या बाज़ दफ़ा ये भी हो सकता है कि थोड़ा सा नमक पानी में डाल के आप उसकी भाप लेना शुरू करें, तो ये भी नेबुलाइजेशन ही समझ लें इसको। वैसे उसको स्टीमिंग कहा जाता है, लेकिन नेबुलाइजेशन का मतलब कि दवाई का सांस के ज़रिए से अंदर जाना। तो फिजिशियन नेबुलाइजेशन भी करवा सकता है, क्योंकि नेबुलाइजेशन में ये होगा कि जो इन्फ्लेमेशन होगी वो जल्दी ठीक हो जाएगी, और जो इन्फ्लेमेशन साइनोसिस और नोज़ की है एक्सेलरेट द रिकवरी, और वो कंडीशन ज़्यादा जल्दी बेहतर होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, खुदा ना खास्ता अगर ये साइनोसाइटिस ठीक ही ना हो रही, क्रोनिक ये बढ़ती जा रही हो, 3 महीने गुजर गए, 4 महीने गुजर गए, तो फिर एक, या फिर आप कह सकते हैं रिकरिंग साइनोसाइटिस भी हो। बाद दफ़ा क्या होता है, 4-5 दिन बीमारी रही साइनोसाइटिस, उसके बाद ठीक हो गई, 2-3 दिन ठीक हो रही, फिर उसके बाद फिर हो गई, फिर उसके बाद फिर हो गई, यानी वक्फों से बीमारी बार बार हो रही हो, इसको हम कहते हैं रिकरिंग। क्रोनिक और रिकरिंग में फ़र्क है, क्रोनिक में बीमारी शुरू होती है, वो चलती जाती है काफ़ी अरसे तक, और रिकरिंग में क्या, वक्फों से वो दोबारा आ रही। तो दोनों केसेस में बाज़ दफ़ा क्या होता है कि नेज़ल सर्जरी की जाती है, क्योंकि बाज़ दफ़ा यहाँ इन साइनोसिस के अंदर लिक्विड जमा हो जाते हैं, उसमें जरासीम वगैरह होते हैं, उसमें म्यूकस जमा हो जाती है जो ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। फिर ऑपरेशन, छोटा सा ऑपरेशन होता है, उसके ज़रिए से उस म्यूकस को और उस मटेरियल को, जरासीमों से भरा हुआ जो फ्लूइड है उसको बाहर निकाला जाता है। अच्छा, ओटाइटिस मीडिया, अगेन यहाँ भी आइटिस का वर्ड आ गया, तो ये इन्फ्लेमेशन से रिलेटेड है। ये जो ओटाइटिस में ओटोज, ये एयर को कहा जाता है, क्लियर, और मीडिया मिडल को कहा जाता है। तो नाम से जाहिर है कि ये इन्फ्लेमेशन ऑफ मिडल एयर। अच्छा, आगे सिवियरिटी की बात, ये क्यूट, बहुत अचानक ही इसका एक्शन शुरू हो जाता है और ज़्यादा तकलीफ़ होना शुरू हो जाती है, और बाज़ दफ़ा ये हल्के दर्जे से शुरू होके और फिर काफ़ी अरसे तक ये जारी रहती है, इवन 6 से ज़्यादा हफ्ते तक भी ये जारी रह सकता है। इसका जो कॉमन काज है कि हमारे जो दरमियानी कान है उसमें एक ट्यूब होती है जिसका नाम है यूस्टेशन ट्यूब। यूस्टेशन ट्यूब हमारे मिडल ईयर को ये कनेक्ट करती है विद थ्रॉट, ये हमारे हलक के साथ कनेक्ट करती है, क्लियर। अच्छा, इस मिडल यूस्टेशन ट्यूब का ना जो फंक्शन है, एक तो हमारे जो कान में हवा जा रही है ना, उसके प्रेशर को बैलेंस करना, ताकि बहुत ज़्यादा जो हवा है वो एयर ड्रम से आके ना टकराए, ठीक है। बाद दफ़ा हमारे कान में कुछ फ्लूइड चला जाता है, तो वो इस ट्यूब के ज़रिए से हलक में लीक हो रहा होता है, यानी उसको जमा नहीं होने देती कान के अंदर। और बाद दफ़ा बहुत ज़्यादा आवाज़ होना, तो उस आवाज़ की इंटेंसिटी, शिद्दत को भी ये कम करती है, ताकि जो एयर ड्रम है ना, जो हवा आवाज़ की वजह से वाइब्रेट करता है, तो उसको भी ज़्यादा आवाज़ ना पहुँचे। तो बहरहाल इसके कुछ फंक्शन है, लेकिन मेन काम इसका एयर प्रेशर को बैलेंस करना है, और अगर हमारे कान में कोई फ्लूइड जमा हो रहा है उसको ये बाद दफ़ा लीक करवाती है थ्रोट के अंदर,
जिसकी वजह से वो प्रॉपर फ्लूइड जमा नहीं हो। लेकिन अगर खुदा न खास्ता इस यूस्टेशन ट्यूब में बजाय फ्लूइड ड्रेन होने के इसी में ही जमा होना शुरू हो, एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड होना शुरू हो जाए और फ्लूइड कैन नॉट बी ड्रेन, और ड्रेन का मतलब किसी चीज़ का निकलना, ड्रेन निकासी जिसको कहा जाता है, इस यूस्टेशन ट्यूब के ज़रिए से इस फ्लूइड की निकासी ना हो रही हो और ये जो फ्लूइड है वो यूस्टेशन ट्यूब में ही जमा होना शुरू हो जाए, तो फिर ये जो फ्लूइड होता है फिर इसमें काफ़ी सारे बैक्टीरिया और वायरस ग्रो करते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता उनके इन्फेक्शन की वजह से ओटाइटिस मीडिया हो जाते हैं, इन्फ्लेमेशन ऑफ मिडल ईयर हो। अगर खुदा न खास्ता किसी को मिडल ईयर की इन्फ्लेमेशन हो, ईयर पेन, कान में शदीद दर्द होगा, पुलिंग एट वन एंड बोथ ईयर, एक या दोनों कानों पे खिंचाव महसूस होगा, फीवर बुखार होगा, फ्लूइड ड्रेनिंग फ्रॉम ईयर, और जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से पस पड़ रही है वो भी बाद दफ़ा पस कान से निकलना शुरू हो जाती है। हियरिंग डिफ़िकल्टीज़, सुनने में प्रॉब्लम हो सकता है, यानी ये भी एक अच्छी खासी मुश्किल और तकलीफ दह सिचुएशन है। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है? आमतौर पे चूँकि इसमें बहुत ज़्यादा शदीद दर्द हो रहा होता है तो पेन किलर इस्तेमाल किए जाते हैं। पेन किलर इस्तेमाल दोनों तरह के, टॉपिकल वो जो ड्रॉप्स नहीं डाले जाते, टॉपिकल उस कंडीशन को कहते हैं जिसमें हम किसी चीज़ को एक्सटर्नली इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ओरल जो हम मुंह के ज़रिए से इस्तेमाल करते हैं, काफ़ी सारी जो टैबलेट्स हैं, जितने भी कैप्सूल हैं वो सारी ओरल मेडिसिन हैं। जो क्रीम्स वगैरह आमतौर पे होती हैं वो टॉपिकल होती हैं। तो ये जो पेन किलर ओरल और टॉपिकल ये दोनों इस्तेमाल होते हैं। अगर हमारे पास यहाँ बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन हो तो फिर एंटीबायोटिक भी इस्तेमाल की जा सकती है। तो बहरहाल ये जितनी भी हमारे पास बीमारियाँ हैं तो इनका जो इलाज है अगर प्रॉपर डॉक्टर से करवाएं तो जल्दी बेहतर हो जाती हैं। अगर ख़ुद तजर्बे करें, ठीक है, तो फिर बाद दफ़ा बीमारी बिगड़ भी सकती है। इस वजह से कोशिश की जानी चाहिए, कोई भी इस तरह की बीमारी हो, बंदा 1-2 दिन तो खैर अपनी ऊपर तजर्बे कर ले। जैसे हम मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, हमारा काफ़ी हद तक गुजारा चल जाता है। लेकिन अगर थोड़ा सा भी डिले करें ना, कोई भी बीमारी 3-4 दिन से या 5-6 दिन से ज़्यादा हो, फिर हमेशा किसी प्रॉपर डॉक्टर को चेक करवाना चाहिए, क्योंकि ये छोटे छोटे प्रॉब्लम होते हैं लेकिन खुदा ना खास्ता ये बिगड़ जाए। जैसे साइनोसाइटिस है, बिगड़ जाए ऑपरेशन तक बात चली जाती है। ओटाइटिस मीडिया बिगड़ जाए, हो सकता है ऑपरेशन तक बात चली जाए। तो इस वजह से इन चीज़ों को थोड़ा सा एहतियात से हम हैंडल करें तो इंशाल्लाह ये चीज़ें बिल्कुल जल्दी ठीक हो जाती हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन बीमारियों से महफूज रखे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।